वेलकम टू स्पार्क एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संपूर्ण मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 12 से 35। जी, और ये भारतीय संविधान का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं ना। बिल्कुल, और चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस, एसएससी या कोई भी परीक्षा, यहाँ से 2-3 सवाल तो पक्के ही आते हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि इस एक क्लास में सारे जरूरी अनुच्छेद और उनसे जुड़े कॉन्सेप्ट्स एकदम याद हो जाएं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मौलिक अधिकार आए कहाँ से, मतलब इसका सोर्स क्या है? ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारत में एक राजनीतिक लोकतंत्र, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करना। और इनकी प्रकृति, मतलब इनका नेचर कैसा है? मैंने सुना ये न्यायोचित हैं। हाँ, ये न्यायोचित यानी जस्टिशिएबल है। अब सवाल ये उठता है कि न्यायोचित या जस्टिशिएबल होने का मतलब क्या है? क्या इसका ये मतलब है कि अगर हमारे किसी अधिकार का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल, इसका यही मतलब है। अगर सरकार या कोई भी सरकारी संस्था आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट? हाँ, या फिर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। तो ये सिर्फ कागजी अधिकार नहीं है, इन्हें लागू करवाने की गारंटी खुद संविधान देता है। अच्छा, यहीं पर एक और बड़ा सवाल आता है। पूछिए। क्या संसद इन अधिकारों को बदल सकती है? मतलब क्या वो इनमें संशोधन कर सकती है? हाँ, संसद इनमें संशोधन तो कर सकती है। तो क्या वो इन्हें हमसे छीन भी सकती है? नहीं, यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये साफ कर दिया था कि संसद संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और मौलिक अधिकार उस मूल ढांचे का हिस्सा है। बिल्कुल, तो संसद इन्हें खत्म या बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकती। ठीक है, ये तो बुनियाद की बात हो गई। अब आते हैं अनुच्छेदों पर। सबसे पहले अनुच्छेद 12 और 13। हाँ, ये आधारशिलाएं हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये अधिकार हमें मिले किसके खिलाफ है? राज्य के खिलाफ है ना? जी, इसीलिए अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है। तो इस राज्य में कौन कौन शामिल है? सिर्फ केंद्र सरकार? नहीं, इसमें भारत सरकार और संसद, सभी राज्य सरकारें और उनके विधानमंडल, सारी स्थानीय निकाय जैसे पंचायतें, नगरपालिका, अच्छा। और तो और LIC, ONGC जैसी सरकारी संस्थाएं भी राज्य की परिभाषा में आती हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 हमें बताता है कि हमें किससे सुरक्षा मिली है। अब अनुच्छेद 13 क्या करता है? अनुच्छेद 13 आप कह सकते हैं मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच कैसे? ये कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा वो शून्य मतलब वॉइड माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर संसद ने कोई कानून बनाया और वो हमें पसंद नहीं आया तो वो रद्द हो जाएगा? नहीं, आपकी या मेरे पसंद करने से नहीं। तो फिर अगर वो कानून संविधान के भाग 3 में दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे रद्द कर सकते हैं। तो इसी को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं? बिल्कुल सही, यही है न्यायिक समीक्षा। चलिए अब बात करते हैं उन 6 मौलिक अधिकारों की। सबसे पहले समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। हाँ, राइट टू इक्वालिटी। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है, EDOUT। जी, ये काफी काम आती है। ई से इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। डी से डिस्क्रिमिनेशन का निषेध, अनुच्छेद 15। ओ से अपॉर्चुनिटी यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। यू से अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, और टी से टाइटल्स यानी उपाधियों का अंत। बहुत बढ़िया, EDOUT। लेकिन यहाँ एक आम कंफ्यूजन है। बताइए। अगर अनुच्छेद 15 कहता है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, तो फिर महिलाओं, बच्चों के लिए या SC ST OBC और अब EWS के लिए विशेष प्रावधान मतलब आरक्षण क्यों है? क्या ये खुद भेदभाव नहीं है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं, ये भेदभाव नहीं है। इसे कहते हैं सकारात्मक भेदभाव या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। सकारात्मक भेदभाव? हाँ, इसका उद्देश्य समाज के जो पिछड़े और वंचित वर्ग हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ विशेष अवसर देना है ताकि जमीनी स्तर पर असल में समानता स्थापित हो सके। अच्छा, मतलब बराबरी लाने के लिए थोड़ी असमानता जरूरी है? एक तरह से कह सकते हैं। यही बात नौकरियों में आरक्षण पर भी लागू होती है जो अनुच्छेद 16(4) और 16(6) में है। मंडल कमीशन की सिफारिशें इसी का एक बड़ा उदाहरण है। समझ गया। अब आते हैं दूसरे अधिकार पर, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। जी,
राइट टू फ्रीडम, और इसमें अनुच्छेद 19 सबसे ज्यादा चर्चित है। इसमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं। बोलने की आजादी, हाँ, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, शांतिपूर्ण सभा करने की आजादी, असेंबली, संगठन बनाने की, कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बसने की, और कोई भी व्यापार करने की। जी। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि पहले इसमें संपत्ति का अधिकार भी था, आर्टिकल 19F। हाँ, उसे 44 में संशोधन 1978 से हटा दिया गया था। अब वो एक मौलिक अधिकार नहीं है। बिल्कुल, अब वो सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 20, 21 और 22 पर। ये जीवन और सुरक्षा से जुड़े हैं। हाँ, अनुच्छेद 20 हमें दोष सिद्धि से संरक्षण देता है, मतलब एक अपराध के लिए एक ही सजा, नो डबल जेपर्डी, और खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सही। और अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। यह एक बड़ा सवाल है। क्या जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत ज्यादा व्यापक की है। कैसे? कोर्ट ने कहा है कि इसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। राइट टू प्रिवेसी, यानी निजता का अधिकार, वो भी इसी का हिस्सा है। पुट्टास्वामी केस में ये तय हुआ था, है ना? जी हाँ। और इतना ही नहीं, जो अनुच्छेद 21A है, यानी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, वो भी इसी में बाद में जोड़ा गया। और अनुच्छेद 22? वो गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। हाँ, कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार होगा। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए अब तीसरे अधिकार पर चलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारे संविधान के नैतिक पक्ष को दिखाता है। इसमें क्या क्या आता है? अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और बंधुआ मजदूरी यानी फोर्स लेबर, इन सब पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24? वो बच्चों के लिए है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखानों या किसी भी खतरनाक काम में मजदूरी कराने पर रोक लगाता है। नो चाइल्ड लेबर। जी। इसके बाद आता है चौथा अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भारत की विविधता की आत्मा है। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? वो हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। और 26? अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। मतलब ये अधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तर पर हैं। बिल्कुल। और अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी धर्म विशेष के लिए टैक्स देने को मजबूर नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 28? सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। जी हाँ। अब आते हैं पांचवें अधिकार पर, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। हाँ, और यहाँ एक बात पर विशेष ध्यान देना है। क्या? ये अधिकार केवल अल्पसंख्यकों, मतलब ओनली फॉर माइनॉरिटीज के लिए हैं। अच्छा, तो अनुच्छेद 29 क्या है? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। और 30? अनुच्छेद 30 उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है। ठीक है, तो अब तक हमने 5 अधिकारों की बात कर ली, लेकिन ये सब तो कागज पर लिखे अधिकार हैं। अगर असल में इनमें से किसी का हनन हो तो एक आम नागरिक क्या करे? और आपका यही सवाल हमें छठे और सबसे जरूरी अधिकार पर ले आता है, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। जी, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया? क्योंकि इस एक अधिकार के बिना बाकी सारे अधिकार अर्थहीन हैं, बेमतलब हैं। कैसे? सोचिए, आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन अधिकार हों, पर उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ही ना हो, तो वो तो सिर्फ कागज का टुकड़ा रह गए। सही बात है। अनुच्छेद 32 ही वो शक्ति है जो हमें अपने अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? मैंने रिट्स के बारे में सुना है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 तरह की रिट्स जारी करता है। ये पांचों रिट्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है तो कोर्ट ये रिट जारी करती है। ये तो बहुत शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। दूसरी है परमादेश, यानी मैंडमस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। ये तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी अपना कानूनी काम नहीं कर रहा हो। अच्छा, और तीसरी? तीसरी है प्रतिषेध, यानी प्रोहिबिशन। इसका मतलब है रोकना।
ये ऊपरी अदालत निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है। और चौथी और पांचवी? चौथी है उत्प्रेषण यानी सर्टराई, जिसके तहत ऊपरी अदालत निचली अदालत से केस को अपने पास मंगवा सकती है। और पांचवी है अधिकार पृच्छा या को वारंटो, जिसका मतलब है आपका क्या अधिकार है। मतलब किसी व्यक्ति के पद के दावे की जांच करना। बिल्कुल। तो इन 5 रिट्स के साथ अनुच्छेद 32 सच में सभी अधिकारों का रक्षक बन जाता है। अब मैं समझ सकता हूँ कि इसे संविधान की आत्मा क्यों कहा गया। अब आखिर में परीक्षा के लिए कुछ जरूरी तथ्य। हाँ, कुछ बातें जो सीधे सीधे पूछी जाती है। जैसे कि कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं? ये है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। और आपातकाल यानी इमरजेंसी में कौन से अधिकार निलंबित नहीं होते? अनुच्छेद 20 और 21 ये कभी भी निलंबित नहीं होते। और संपत्ति का अधिकार? वो अब मौलिक अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार है। एक आखिरी सवाल, सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस के मौलिक अधिकारों का क्या होता है? अनुच्छेद 33 के तहत संसद देश की सुरक्षा और अनुशासन के लिए उनके कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। ठीक है, तो आज हमने मौलिक अधिकारों को बहुत विस्तार से समझा। हाँ, हमने उनकी प्रकृति, उनके प्रकार और सबसे जरूरी अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचार के अधिकार को भी देखा। तो आज हमने देखा कि मौलिक अधिकार क्या हैं और हमने सभी 6 अधिकारों समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति, शिक्षा और संवैधानिक उपचार के अधिकार को विस्तार से समझा। जी, और हमने परीक्षा के लिए जरूरी फैक्ट्स को भी कवर किया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगी हो तो स्प्रिक एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।